हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम धीरे-धीरे मैथ्स का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं और हर टाइप को एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं और आपका मैथ्स थोड़ा-सा वीक है या तो आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों, हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो ऑफिशियल आई हुई है उसके आधार पर पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको मैं ये चीज़ें बता दूँ, इतने सारे आपको टॉपिक्स तो दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको 11वें नंबर पर यहाँ पर पॉइंट आउट करना है सामान्य गणित। अब सामान्य गणित में ना वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि आपका सिलेबस से अलग आया है ना। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के कॉन्टेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है? यह है ऑप्शन ए, सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती। तो बताइए कि क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ये शुरू होती है 1 से लेकर अनंत तक। जितनी भी संख्याएं हैं ना, सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक होना यहाँ पर जायज़ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ने सदैव ऋणात्मक होती है, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद आते हैं बी, शून्य पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या ना या तो ऋणात्मक भी हो सकती है ना, और या तो शून्य भी हो सकती है, या तो धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है पूर्णांक संख्या, बस भिन्न के रूप में नहीं होती या दशमलव के रूप में नहीं होती। लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी तो पूर्णांक होती हैं। और क्या कभी भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। ये क्या है? पूर्ण रूप से सत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सी में देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक सम संख्या होती है। क्या ऐसा जरूरी है? पूर्णांक संख्या दोस्तों 1, 3, 5 भी है ना, और 2, 4, 6 भी है। मतलब जितने भी आप संख्या लेंगे शून्य से अनंत तक, सभी की सभी पूर्णांक संख्या है। ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर है, सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक होती है। ऐसा कुछ है क्या? जैसे +1 हमेशा -1 भी होगा क्या? ये दोनों विभिन्न सेट है, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सूत्र को याद रखिए। ठीक है, प्राकृत आपके सिलेबस में दिया योग और जोड़ घटाव, इस सभी से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, आपको इस सूत्र को याद रखना है। सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। तो इन प्राकृत संख्याओं का अगर योग बोला जाए, है ना, जैसे 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग बोला जाए, तो वहां पर फॉर्मूला है n के वैल्यू में 10, n की जगह में 10 रखेंगे अगर 10 की बात की गई। ठीक है, वैसे ही सम संख्या, तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? सीधा आपको करना है n²। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या अर्थात जो शून्य से स्टार्ट होती है, इसका भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं जैसा ही सूत्र होगा। तो n+1। अब वर्गों का योग निकालना है, तो अब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे n स्क्वायर तक जाएंगे। तो वर्गों का योग का सूत्र है n+1 2n+5। ये भी आपको याद रखना है। और वहीं घनों के योग का सूत्र है, देखिए, n+1 का। तो ये प्राकृतिक संख्या है ना, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। इसी को आपको वर्ग कर देंगे ना, तो आप घनों का योग को मिल जाए। इस प्रकार से आप याद रख सकते। तो एक साथ मैंने पूरे के पूरे सूत्र को यहाँ पर दे दिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। तो दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बता। ठीक है, तो क्या आप इस प्रकार से जोड़ेंगे? पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, ऐसे ऐसे 10 संख्याओं को जोड़ेंगे। इसका सीधा का सीधा सूत्र होता है n+। ठीक है, n की जगह में क्या है? 10। 10 है, n+1 क्या हो जाएगा? 10 रखिए, तो सीधा क्या हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है मजा आया होगा। इस प्रकार से हर टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, धीरे धीरे पूरा लेवल बढ़ा देंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन है, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। देखिए, प्रथम प्राकृत विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे आप 35 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे क्या? नहीं, सीधा इसका सूत्र क्या होता है? n
तो जो n है वो क्या है 35। तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 को आप 2 बार गुणा कीजिए भी आप 5 25, 2 5 5 या 15 और 2 17, ऐसे ही 5 या 15, 1 3 या 9 और 1 जोड़ दीजिए भैया, 5 7 5 12, 1 2 और 1 12 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सम संख्याएं भी दी गई हैं और उनका वर्ग भी किया गया है और उनको जोड़ा भी गया है। देखिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इस प्रकार। तो दोस्तों जब सम संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र मैंने दे दिया n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको याद कर लेना है, सीधा यहाँ पर मान रखना है। तो सूत्र है n n प्लस 1 n प्लस 2 ऑन। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे ना तो इजिली आंसर आ जाएगा। चलिए n की जगह में क्या है जो लास्ट में है ना 20, 20 को रखिए भाई। तो 20 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 21 और n की जगह में 20 प्लस 2 तब 22, 30 21 22। तो चलिए भाई कटाइए, ये जाएगा 3 दूनी 6 सत्ते, फिर आ जाएगा 2 1 कम 2। चलिए 22 और 7 को पहले गुणा कीजिए, 22 और 7 को मैंने गुणा किया, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15। यहाँ पर 10 है तो इसको 10 से गुणा कीजिए तो 1 जो है यहाँ पर, तो 1540 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। ठीक है, देखिए सीजीपी अपन 2017 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेवल अपना मैं करते जाऊंगा, तो ये नहीं बोलना है कमेंट बॉक्स में बस लेवल बढ़ाइए लेवल बढ़ाइए। अरे भैया पहले आराम से खा तो लो, फिर आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें मिलेंगी। तो इसी प्रकार से मेरी सीरीज चलती है, आप चाहे मैथ्स का देखें चाहे रीजनिंग का देखें। रीजनिंग में मैंने भी पहले धीरे धीरे ईजी को कराया है, फिर अब देखिए लास्ट वीडियो ही आप देखिए। तो कमेंट में आते हैं कि थोड़ा लेवल कम करो, यार तो आप रुकिए ना थोड़ा सा, बस आप भरोसा रखिए। तो देखिए यहाँ दिया है गुणनफल 4 का 9 इंटू 9 का 4 इंटू 7 का 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने बता रखी है, जो कि केवल एक या स्वयं से भाग जाती है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, क्या करना है आपको, जो भी संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले उसे अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। तो जैसे 4 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, इसे अभाज्य संख्या के रूप में मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग, हाँ? ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 4। तो देखिए 7 तो पहले से अभाज्य संख्या है, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इन दोनों का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणित यहाँ पर 3 रखेंगे है ना, ये इन दोनों को गुणा कीजिए तो 4 दूनी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अब 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, ये निकल गया ना, मतलब आपका पूरा आंसर आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन सभी के घातों को आपको आपस में जोड़ देना है। जैसे 18 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 7, जोड़िए इसे, यही क्या हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 18 और 8 26, 26 और 7 33 आपका आंसर होगा। इसमें 33 ऑप्शन नंबर। उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा, मजा आया तो यार लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 150 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सेम क्वेश्चन, लेकिन देखिए क्या करना है, पहले इसे क्या निकालिए, प्रकार से तोड़ लीजिए। 150 है, इससे जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर आ जाएगा 5 से जाएगा, सॉरी 3 से चले जाते हैं है ना, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 5 बच्चे 25 और 5 एकम 5, मतलब इसे हमने तोड़ा 2 गुणा 3 गुणा पर 2 5 है तो 5 का वर्ग। ये टूट गया, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं में टूट गए। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य। देखिए इनके घातों में कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है तो सभी के घातों को जोड़ दीजिए। तो 2 धन 1 धन 1 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 4, ऑप्शन नंबर। ठीक है, हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, अभाज्य गुणनखंड से या अभाज्य संख्याओं से है या किसी भी टॉपिक से, हर टॉपिक हर टाइप से कराऊंगा मैं। अब देखिए बढ़ते क्रम में बढ़ाना सीखिए। पिछले वीडियो में अगर देखा होगा ना आपने, तो इसे हलवा जैसे अभी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो किसी विकल्प में बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए इतनी बड़ी संख्याएं हैं, अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर करके देखें। लेकिन हमारे एग्जाम का मेन जो टास्क है ना वो है टाइमिंग, क्योंकि 2 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के करने हैं
और 50 क्वेश्चन जीएस के करने हैं। तो हमारे पास टाइमिंग है क्या? हम डिवाइड करके देख सकते हैं क्या? नहीं। तो देखिए क्या हो करना है आपको, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होगा। देखिए इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, लगभग 13 का अंतर है, 13 का। इन दोनों में देखिए लगभग 5 का अंतर है, इन दोनों में देखिए 3 का अंतर है, और इन दोनों में देखिए 3 का अंतर है। ठीक है? तो जिसमें जितना ज़्यादा अंतर होगा ना, वही सबसे छोटी संख्या होगी, ये मैंने बताया है। देखिए ये ट्रिक भी ना हर जगह काम नहीं करती, कहाँ जगह काम करती है, कहाँ काम नहीं करती, ये भी मैं एक वीडियो में पृथक रूप से लेकर आऊँगा। तो देखिए जहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और नीचे में बहुत बड़ी संख्या हो ना, यहाँ पर ये ट्रिक आराम से काम कर जाती है। ठीक उसी प्रकार से दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 के आस-पास हो ना, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक आराम से काम कर, ठीक है? हर टाइप से ट्रिक मैं लेके आऊँगा भिन्नों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 16 और 29 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ये सबसे छोटी कौन-सी होगी? 16/29। अब देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए बताइए सबसे छोटा बटा बराबर 16/29 किसमें है पहले? देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपको बाकी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली इसका, ठीक है? देखिए यहाँ पर कहीं भी 16/29 है क्या? नहीं, अगर होता तो हम आगे चेक करते। सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16/29, 7/12, 5/8, 13/16। देख रहा हूँ। अब सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप देंगे। मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या? कि संख्या दी गई है 90500607 में 9, 5 और 7 के स्थानीय मानों का योग आपको निकालना है। तो स्थानीय मान के बारे में मैंने बता दिया, जैसे 53250 है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोलूँ अगर 3 का स्थानीय मान बोलूँ, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में जितनी संख्या है उतना क्या लगा देंगे? 0, ठीक है? अगर इसी को जातीय मान बोलता तो जातीय मान उसकी खुद की वैल्यू होती है, जातीय मान या अंकित मान। तो जैसे 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 ही होगा, 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा, है ना? इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान मैंने बता दिया, तो अब इसका आंसर आप देंगे। पहले 9 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद आपस में जोड़ देंगे, फिर आंसर आपको देना है। उम्मीद है इसका करेक्ट आंसर सभी के सभी देंगे, है ना? जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या मतलब भिन्न से क्वेश्चन है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में, p मतलब होता है अंश और q मतलब होता है हर। तो जहां पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होगा। ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैं बोलूं 2/5, 6/7, है ना? और चलिए बताइए क्या 0 परिमेय संख्या है? दोस्तों 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब। लेकिन अगर मैं 1/0 बोलूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 2/0 मैं बोलूं, ये भी परिमेय संख्या। उम्मीद है परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है? देखिए भाई, जैसे दो परिमेय संख्या मैंने ले लिया 2/5 गुणित 4/7। अब इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 सत्ते 35। दो परिमेय संख्याओं को जब मैंने गुणा किया तो ये भी एक परिमेय संख्या आई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है? देखिए दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मोस्टली लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो देखिए अगर कितना भाग है इसका कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो जैसे मैंने एक क्या लिया, केक लिया भाई, आपका बर्थडे है मानिए। अब इस केक को मैं 4 भागों में तोड़ दिया। अब 4 लोगों को मुझे इसमें बाँटना है। तो मैंने लिया ये वाला 1 पीस, ठीक है? 4 बराबर भागों में मैंने बाँट लिया। ये 1 पीस ले लिया मैंने। अब बताइए इस केक का मैंने कितना भाग लिया? कितना भाग लिया? 1 भाग लिया। कितने में से? कितने में से? टोटल 4 भागों में से। मतलब 4 में से 1 भाग लिया तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करना है, 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है? तो कितने का, किसका भाग बोल रहा है? 1 घंटे का। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60, ठीक है? तो देखिए 60 मिनट का जो 10 मिनट है ना, कितना भाग होगा? यही तो क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सीधा 1/, है? यही होगा आंसर ऑप्शन। वे आप बैठे ना तो बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ना यही चीज़ें घुमाती है, छोटी-छोटी चीज़ें। और धीरे से मैं बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है? अब तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/20 को दशमलव में बदलिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा ईज़ी लग रहा है, लेकिन बस टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए सीजीटेट 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए 3/20 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या 3 को भाग देंगे 20 से?
है ना। ऐसे में तो दशमलव लगाते लगाते हमें टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले को 100 में परिवर्तित कर देंगे, है ना। तो नीचे वाले को 100 में परिवर्तित कर लेंगे तो दशमलव लगाना बहुत ही आसान होगा। ऐसे तो नीचे वाले को अगर हमें 100 में परिवर्तित करना है तो 20 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो 25 पंचे 100। नीचे में 5 का गुणा है तो ऊपर में भी हमें 5 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 या 20 पंचे 100। अब इस प्रकार से आ गया ना, तो सेकेंडों में आप बना सकते हैं। क्या लगाना है, दो से 2 जीरो लगा है तो दो संख्या के पहले आपको दशमलव लगा दीजिए। देखिए 15 है, के पहले दशमलव, 0.15, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व करते रहते पहले जैसे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1.39 का बार को भिन्न के रूप में लिख। अब देखिए बार वाले मतलब आवर्ती भिन्न कहते हैं इन्हें। आवर्ती का मतलब होता है, इसे हम लिखेंगे 1.39, तो 3939 बार बार आ रहा है, मतलब जिसके ऊपर बार लगाए ना वो बार बार रिपीट होता है, इसे आवर्ती भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने पिछले बार बताया था क्या, कि जैसे 0.93 का बार है तो सीधा आपको क्या करना है, 93 को लिख देना है और उसके बाद कितने संख्याएं के ऊपर बार है, दो, तो 299 लिख देना, तो 93/99 यहाँ पर आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब 1 पॉइंट भी साथ में दे दिया। तो अब क्या करेंगे, अब भी आपको क्या करना है वैसे का वैसा, ये जो है ना बार और दशमलव सब हटा दो, सीधा लिखो 139 को। ठीक है, अब देखिए कितने संख्याओं में है ना बार नहीं है, तो किसमें नहीं है, केवल एक में, तो एक को आप घटा देंगे, इसमें बार नहीं है उसे घटा दीजिए सीधा। ठीक है, अपॉन, अब देखिए कितने में यहाँ पर बार है, तो दो संख्याओं में बार है तो दो में बार लगाएंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सीधा आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा 138/99। चलिए भैया इसको घटाइए तो कितने में जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9, 3 40/3। ये यहाँ पर ये शानदार ट्रिक है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फिर से आवर्ती भिन्न से ही है, कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है 0.1737373737। तो यहाँ पर किसके ऊपर बार लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 73 का रिपीट हो रहा है भैया, 37 का नहीं, तो क्या हो जाएगा 1.73 के ऊपर बार। यहाँ पर लिखे जाएंगे हम 173 के ऊपर, सॉरी यार, इसे क्या लिखेंगे हम 173 के ऊपर बार। अब इसे सॉल्व करना है आपको। अब देखिए जो एक था पहले इधर था, अब दशमलव के बाद आ गया, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे का वैसा, पहले 173 लिख देते हैं हम, है ना। अब जिसमें बार नहीं लगा है उसे क्या है माइनस कर देंगे पहले जैसे ही। ठीक है, अब जितने संख्याओं में बार लगा है उसमें क्या लिखेंगे 99। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में है ना संख्या है, तो दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं ऐसी जिसमें बार नहीं है उतना हम क्या लगाएंगे 0। तो देखिए एक ही संख्या है ऐसी जिसमें बार नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0। तो इस प्रकार से आप सीधा इसको बना सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 172/99। चलिए भैया 3 से काट सकते हैं क्या इसे, तो किससे चले जाएगा, तो इसे हम अगर काटें सबसे पहले 2 से ही काटे, 2 8 16 और 2 छक्के 12, फिर 2 चौक 8, 2 9 18 और 2 पंचे 10, 86/49 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को समझिए यार, हर टॉपिक में नए नए क्वेश्चन लाऊंगा ना मैं, तो आपको हर टॉपिक में कवर कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है औसत से क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो दिया है यदि 16A 16 + 16B + 16C = 144 है, तो ए बी और सी का औसत क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, सबसे पहले इस समीकरण को आप देखिए, इसे सरल रूप में लिखिए। तो इन तीनों में अगर हम देखें ना तो क्या कॉमन है, 16 कॉमन है भैया, निकाल दो, तो ये हो जाएगा a + b + c पर 144। ठीक है, तो अब 16 को नीचे ले आओ भैया, तो a + b + c बराबर 16 नीचे आएगा, मतलब इसके भाग में चले जाएगा। चलिए भैया भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 छक्का 24, फिर 4 अट्ठे 32, 4 9, तो a + b + c = क्या आ गया 9 आ गया। तो देखिए ये एक समीकरण मिल गया, समीकरण एक। अब बताइए क्या बोला गया है, ए बी और सी का औसत निकालना है। औसत होता क्या है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो किसकी निकालनी है औसत, ए बी सी की, ए + बी + सी बटा कितना, संख्याओं की संख्या कितनी है, ये हमारा औसत होगा। तो बताइए भैया a + b + c का मान तो हमें निकल गया क्या 9,
9 को यहाँ रख दीजिए, 9/3, 3 एकम 3, 9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, शानदार था, मजेदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना हो तो संख्या क्या है? ये देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे समझे ना तो बहुत ही आसान है। कैसे पूछा गया है, एक एक करके छोटा छोटा सवाल कीजिए। किसी अशून्य संख्या, ठीक है, माना कोई अशून्य संख्या, मतलब वो शून्य नहीं है, तो माना कोई अशून्य संख्या क्या है, x है, इसका कोई ना कोई वैल्यू है, और उसके वर्ग का, तो चलिए भैया इस संख्या के वर्ग का वर्ग हो गया, ठीक है, का औसत बोल रहा है, तो चलिए इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, दो संख्या है, तो इन दोनों का औसत संख्याओं का योग बटा कितनी संख्या है, दो संख्या। उस संख्या का 5 गुना है, इसका वैल्यू इसी संख्या का क्या है, 5 गुना है। देखिए 5 गुना किसका, इस संख्या का जिसका हमने अशून्य माना है। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। कैसे, चलिए ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, दो को इधर पक्षांतर कीजिए तो 10 हो जाएगा, 10x। अब देखिए x और इधर 10x है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x, है ना, माइनस एक्स किए तो यहाँ पर x और x कट गया, एक x बराबर क्या बचा, 9। आपका आंसर हो जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे कि घंटा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है 20 किलोग्राम, तो जिसका बोला जाए, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल बताता हूँ, 10 रुपया 100 रुपये का कितना परसेंट है, तो आप सीधे बता देते हैं 10 रुपये ही है भैया। कैसे निकालते हैं, 10 रुपया जो है 100 रुपये का कितना प्रतिशत है, इस प्रतिशत निकाल दिए, ये 100 कैंसिल, 10% ही है भैया ना। ठीक उसी प्रकार से जिसका बोला जाएगा उसको हमेशा नीचे में रखना है, और जिससे बोला जाएगा, है ना, तो 5.2 किलोग्राम, देखिए जिसका बोला जाएगा या जिससे, तो देखिए 5.2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, है ना, क्योंकि तुलना किससे करनी है हमें, 20 से, इसकी 5.2 की कितना प्रतिशत है निकालना है, तो हमेशा जिसका बोला जाए उसे नीचे डाल दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो परसेंट में चेंज करना है तो 100 से, ये जीरो कट गया, तो 5.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर नीचे में दशमलव अगर मैं हटाऊँ तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर से भी एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 26% सीधा आपका आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परसेंट से फिर से क्वेश्चन है, P बराबर 200 का 25% का 25% तथा Q बराबर 200 का 50% का 10%, तब P माइनस Q निकालना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ऐसे तो देखिए सबसे पहले P बराबर देखें तो क्या दिया गया है, 200, 200 का मतलब होता है गुणा, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर नहीं निकालना आएगा तो क्या करना, 25%, 25 को क्या है 100 से भाग दो, 1/4 हो जाए। ठीक उसी प्रकार से ये 25% है तो इसे भी 1/4 लिखिए, क्या हो जाएगा भैया, कटाइए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, शून्य, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 12.5 किसकी वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से Q की निकालिए, देखिए Q का क्या हो जाएगा, ये है 200 का 50% बराबर क्या हो जाएगा, चलिए 50% बराबर क्या होता है, 1/10%, 10% कितना होता है, 1/, ये परसेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ना, छोटे छोटे परसेंट तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 2 कम, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो क्या बोला गया है, P माइनस Q, P माइनस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 12.5 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2. सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 25% बराबर 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो मानते हैं वो संख्या क्या है, x है, तो x का 25% की वैल्यू क्या होती है, सीधा 1/4 होती है ना। ये दिया है 75, x बराबर क्या हो जाएगा, 75 इंटू 4, तो क्या इसे मैं सॉल्व करूंगा, नहीं, अभी इसे वैसे का वैसे रहने दीजिए, मैं टाइम बचाने की टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, अब बोला है तो उस संख्या का, देखिए x का मान इतना आया, अब उस संख्या का 45% मतलब इतने का 45%, इतने का 45% मतलब इसका 45% आप निकाल दीजिए, 45/100। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 और 4 कट गया,
45 दिया 135, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आया कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, आपको टाइम बचाना है, टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चाल से संबंधित है क्वेश्चन। 15 मीटर पर सेकेंड को की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कैसे? जब भी आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर, देखिए मीटर पर सेकेंड को, मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा की में चेंज करना है, तो हमेशा आप किससे गुणा करेंगे? तो गुणा करेंगे 18/5 से। और वैसे ही किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड से आप चेंज करेंगे इस प्रकार, तो आप गुणा करेंगे 5/18। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? देखिए जब मैं छोटे से बड़ा में चेंज कर रहा हूं तो बड़ा वाला ऊपर है, ठीक है, और वहीं बड़े से छोटे में चेंज कर रहा हूं तो बड़ा वाला नीचे है, छोटा वाला ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए 15 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। 15 का गुणा हमको क्या करना है? गुणा करना है 18/5 से, ठीक है। छोटे से हमें बड़े में चेंज करना है तो बड़ा वाला ऊपर आएगा, बड़े से हमें छोटे में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर है, ठीक है। तो चलिए भैया 5 एकम 5 हो गया, 5 या 15, रातिया कितना हो गया? 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाए। अब चलिए देखिए क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, देखिए इसका आंसर तो ये आ गया। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना है? हमें बड़ी से छोटी में चेंज करना है, तो ऊपर में आ जाएगा छोटा वाला, नीचे में आ जाएगा बड़ा वाला। चलिए सॉल्व करके देखिए। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 5 तिया 15 पर सेकेंड, क्या आ गया? यही तो क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब इस प्रकार से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपका अभी बेस बना रहा हूं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है, वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी गति से तय करती है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। कैसे? देखिए सबसे पहला दूरी की बात की गई है, तो हमें ये फॉर्मूला तो पता होता है, एस बराबर डी/टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, यहीं से सभी के क्वेश्चन बनते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर समय दे दिया गया है 8 घंटे, लेकिन जो चाल है ना ये अलग अलग दी गई है। देखिए जैसे मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ ना, तो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर बोला है 40 की रफ्तार से, और आधा 2.5 किलोमीटर क्या दिया है? 60 की रफ्तार से चल रहा है, मतलब दोनों की चाल अलग अलग है। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले औसत चाल निकालना है। औसत चाल, औसत चाल ना, औसत, कैसे क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, सब मैं बता रहा हूँ। औसत चाल का सूत्र मैंने क्या बताया था? 2xy अपॉन x प्लस वाई, रखिए भैया इसी में 2 गुणे 40 इंटू 60 बटा 60 प्लस 40 मतलब 100, दोनों जीरो को काट दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूनी 40। औसत चाल कितनी आ गई? मतलब एस बराबर कितना आ गया? 48। अब बस मान रख दीजिए। अब हमें निकालनी थी दूरी, तो यहाँ पर समीकरण में मान रख दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा 48 मतलब एस, और इंटू टी मतलब कितना है? 8। चलिए भैया गुणा कीजिए, 88 64 है, 8 चौक 32 और 6 38, 344 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए क्यों निकाला, कैसे निकाला, सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद भी आप गलत करते तो ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रॉफिट लॉस पे इतना शानदार मैं ट्रिक दूंगा ना इसमें, आप भूलेंगे ही नहीं। कैसे? एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए इसे भी ना मैं चुटकियों में सॉल्व करूंगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पर जब परसेंट दिया गया है ना, तो 15% की वैल्यू क्या होती है ये पहले निकालिए, क्योंकि 15% की हानि हो रही है। 15% की वैल्यू होती है, निकाल दीजिए भैया 15/100, तो इसे लिखेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया? 3/20। तो जो नीचे वाला होता है ना हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, सीपी। और ऊपर वाला जो दिया है, यहाँ पर अगर लाभ बोला है तो लाभ आएगा, हानि बोला है तो हानि आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है? हानि बोला है, तो ये वाला हो गया जो है हानि है। तो 20 रुपए में 3 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो देखिए हानि पर बेचता है, तो देखिए 20 रुपए में खरीद रहा है और 3 रुपए की हानि हो रही है भैया, तो
अब आप समझ पाएंगे कि आप बेचेंगे कितने में। जाहिर सी बात है 17 रुपये में बेचा होगा, इसलिए तो 3 रुपये की हानि हो रही है। सीधा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, ने 17 रुपये में क्या है बेचा होगा, ऊपर वाला अब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, नीचे वाला क्या हो जाएगा ये निकालना आ गया ना, क्वेश्चन हो गया हर गंगे, बन गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 17 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस 1400 दिया है, देखिए सीपी बराबर 1400 ये दिया है। देखिए मुझे समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप समझ गए ना सेकेंड में बनाएंगे। सीपी दिया है 1400, मतलब 20 की वैल्यू दी है 1400, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एसपी मतलब 17 की वैल्यू निकालनी है 1400 बटा 20 17। ठीक है, तो चलिए भैया सॉल्व कीजिए, 1 0 0 कटा, 2 सत्ते 14 70, 17 इंटू 7 कीजिए, है ना। तो 37 37 49, 4 7 1 कम 7 4 11, एक शून्य बचा था, 1190 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से मैं परसेंट भी सॉल्व करूंगा, रेशियो भी सॉल्व करूंगा, प्रॉफिट लॉस भी सॉल्व करूंगा, मिश्रण भी सॉल्व करूंगा, जितने भी क्वेश्चन है इसी रेशियो मेथड से ही मैं सॉल्व करता हूँ। उत्तर तो मैं यूज़ करता ही नहीं क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कभी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 240। देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी इन दोनों का अंतर दिया है सेलिंग प्राइस, इसका अंतर दिया है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 यह है। अब यदि लाभ 120% तो देखिए 120% को सबसे पहले भिन्न में चेंज कीजिए, 120 बटा 100 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। देखिए मैंने क्या बताया, हमेशा नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस। अगर लाभ की बात कीजिएगा तो लाभ या हानि हमेशा किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है, क्रय मूल्य पे होता है, मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा। और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये या तो हानि होगा या तो लाभ, क्या बोला है यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो ये कितना है, ये लाभ है। ठीक है, तो देखिए 5 रुपये में खरीदेंगे और आपको 6 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने चीज़ों को कितने में बेचा होगा, 11 रुपये में। तो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, बटा ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब देखिए दोनों का अंतर दिया है 240, बताइए भैया इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी दी गई है 240। तो विक्रय मूल्य अर्थात आपको निकालना है 11 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए निकाल दीजिए 240 बटा 6 तो 11, 6 कम 6 6 चौ 24 कितना हो जाएगा 4 4 0 440 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, मुझे बस समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब बनाते हैं ना तो मैक्स 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, यही तो टाइम बचाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अनुपात से क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैग में 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ग में कुल 785 रुपये हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:9:10 है, तो बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के। देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है ना कि संख्या है, वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अनुपात दिया गया है इसे मैं मानता हूँ, माना अनुपात क्या है 6x अतः 9x, यह है 10x। ठीक है, अब आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालनी है तो देखिए 2 रुपये की संख्या कितनी है 2 रुपये, यही तो है 2 रुपये का अनुपात 6 है ना, तो 2 रुपये का कितना हो जाएगा 2 रुपये के सिक्के 6 दूनी 12x। ठीक उसी प्रकार से 5 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, देखिए 9 पंचे 45x। ठीक है, और 10 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 रुपये के 10 सिक्के, है ना, यहाँ पर 10 10 दूनी 100x, 10 दहाँ 100x। ठीक है, इसे आपस में आप जोड़िए, इसका मूल्य कितना दिया गया है, इसका मूल्य दिया गया है 785, 180 दिया है ना रुपए में। चलिए भैया जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 145 प्लस 12 5 2 7 और 5, तो 157 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितना 785। ठीक है, 157 यहाँ पर x है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 785 अपॉन 157। चलिए भैया भाग दीजिए, तो कितने बार में जाएगा 157 एक 57 157 पंचे 785, x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के, तो भैया बताइए 5 रुपए का अनुपात कितना था, 5 रुपए का अनुपात था 9x,
तो 9x में तो x के जगह में 5 रख दीजिए, तो 9 पंचे 45, ये आपका आंसर है। इसी में पूछा जाता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के हो जाते 6x, मतलब 6 गुणित ना रखता 5, 6 पंचे। ठीक उसी प्रकार से 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 10 रुपए के सिक्के हैं 10x, मतलब 10 रुपए के यहाँ पर x के जगह में 5 रखता, तो कितना हो जाता 10 पंचे 50। आपस में जोड़ के देख लीजिए 785 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं अनुपात समानुपात से ही। 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का जो है अनुपात है 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसे बताना है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार से 2 अनुपात दिखें तो आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। 3 अनुपात यह है 5 पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात को आपको यहाँ शुरू करना है 5:8। अब देखिए जो खाली जगह बची उसके पहले वाली संख्या को यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर भी खाली जगह बची है ना, तो इसके पहले वाली संख्या यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 8 पंचे 40, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, और सिंप्लीफाई कीजिए तो 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, तो 3 5 8 आपका क्या हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। मतलब पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ही आ गया। तो इनका बोला गया है इनका योग कितना है 64। तो चलिए भैया जोड़िए, 8 और 5 13 और 5 13 और 3 16, तो अनुपात 16 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 64 दिया गया है। तो दूसरी संख्या निकालिए, तो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर 5 है, दूसरी संख्या हो जाएगी अनुपात 5 बराबर 64/16 इंटू 5, 16 एकम 16, 16 चौक 64, तो 4 पंचे 20 आपका आंसर होगा। 20 किस में दिया है भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये सरलीकरण से क्वेश्चन है ना, योग योग गुणा ऋण ये सभी चीज दिया है ना सिलेबस में, उसी से क्वेश्चन है। तो इसको सरल करना है आपको, नीचे से लेकर आपको सॉल्व करते जाना है नीचे से। तो चलिए भैया सबसे पहले यहाँ से देखिए इसको 1 - 1/6 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 एकम 6, और 6 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/6, हम हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/6। अब देखिए 5/6 है तो 6 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 6/5, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 1 की जगह में यहाँ पर आ जाएगा 6/5। ठीक है, ये हटाइए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 का गुणा 1 से कीजिए, 5 एकम 5, और 5 और 6 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 11/5 आ जाएगा। तो देखिए 11/5 में जो 5 है अब क्या हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसे 5/11। ठीक है, अब 11 को फिर से यहाँ पर क्या करना है, हमें गुणा करना है 1 से, तो 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो 16/11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप बताइए, मैं एक और क्वेश्चन पूरा लेकर आऊँगा, पूरे सीरीज इसके लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन मैं रीजनिंग में भी कराता हूँ, तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप 100% देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देना है कि वह संख्या जिसका 12 सही 1/2% बराबर 175 सही 1/2 है होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसका आंसर दोनों का आंसर अच्छे से देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की पूरी सीरीज चलेगी और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि सीजी व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, चाहे तो वो बहुत ही ईजी दे देगा, चाहे तो वो थोड़ा टफ भी दे सकता है। तो हम क्या है सभी के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।